ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे थे, मैक्रोफेजेस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि मैक्रोफेजेस जो है वो पैथोजेंस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए होते हैं और इनके पास MHC2 होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग मेजर हिस्टोपैथोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होता है जो एंटीजन को जब रिकग्नाइज करता है तो वो उसके बाद उसकी फेगोसाइटोसिस कर देता है। पिनोसाइटोसिस जो होती है वो फ्लूइड की होती है, जो कि हमारे पास एक एग्जांपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पिनोसाइटोसिस होती है। विलाई जो होते हैं, माइक्रोविलाई पिनोसाइटोसिस कराते हैं, ठीक है। हार्मोन इनहिबिटिंग FSH, जो हमारे पास पता है कि हमें कि टेस्टिस में सर्टोलाइज सेल्स होते हैं जो कि इनहिबिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से FSH की वैल्यू जो है वो नॉर्मल रेंज में रहती है जितनी कि मेल्स को चाहिए होती है और वो बैलेंस रखता है। 10-year-old child with lump on forehead mass excised from the forehead shows the vessels। तो ये हमें पता है जहाँ पे भी कोई ट्यूमर या कोई लंप आ जाएगा उसके अंदर वेसल्स होंगी, तो उसका मतलब है हेमेंजियोमा है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ना, लाइपोमा क्या लिपिड जो क्या फैट का होता है, ठीक है। और ये बाकी जो है मीजेनकाइम का होता है, इस तरह। टॉल यंग गर्ल हिस्ट्री ऑफ सिक्रीशन है ब्रेस्ट पे और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन इंक्रीज विच सेल्स आर अबंडेंट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, क्रोमोफोब्स और पिचियोसाइट्स। अच्छा, तो जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, माइक्रोस्कोपी पे उसके ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन ज़्यादा हैं। और क्या मतलब है कि जो इओसिनोफिल्स होते हैं ना, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे ना दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स और दूसरे होते हैं, एक इओसिनोफिल्स होते हैं और दूसरे बेजोफिल्स होते हैं। तो जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जो बेजोफिल सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं ये TSH, FSH और ACTH, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आता है कि पल्मोनरी डिजीज़ पेशेंट विद द इनफ 0.5 पेरीहाइलर नोड्यूल ऑन माइक्रोस्कोपी इओसिनोफिल्स बोथ इनसाइड एंड पेरिफेरल मोस्ट लाइकली कॉजेज। अच्छा, वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस, नो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस, ब्लैटोमाइकोसिस, न्यूमोनिया। अच्छा, उसमें ने कहा है कि हमारे पास इओसिनोफिल्स हैं, उसकी माइक्रोस्कोप में निकलें और पेरिफेरल उसकी ब्लड में भी, उसकी पेरिफ्री में भी जो इनोसिनोफिल्स हैं और उसके जो नोड्यूल है उसमें भी इओसिनोफिल्स हैं। तो जो नॉन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस है, जो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी का शो कर रही है, एस्परजिलोसिस जो है वो जाएगा जब लंग्स में नोड्यूलर फॉर्म में जाके नोड्यूल्स बनाता है, तो वहाँ पे इओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन बॉडी शो कर रही होती है, ठीक है। अब नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि ये कैंसर में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। आपको पता है कि एस्परजिलोसिस जो है वो आपको लंग में जो CA लंग करवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडिडियासिस है। कैंडिडियासिस आपको पता है कि उसमें जो है वो ये क्या नाम है, फंगस है, और इसमें फंगस में आपको पता है क्या तो न्यूट्रोफिल्स वगैरह होंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोमाइकोसिस ये ज़्यादा डॉग्स में होता है, और निमोनिया में भी आपको पता है न्यूट्रोफिल्स होंगे। वेजिनल ग्रानुलोमाटोसिस में लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बायोस्टैटिक्स टू डील विद। अब ये हमने याद करने वाली चीज़ें हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। बायोस्टैटिक्स क्या डील करता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट विद एपिथेलॉइड एपिकेंथल फोल्ड्स, मेंटल रिटार्डेशन, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अच्छा, ये जो एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं ना, ये उसमें होते हैं, ये एपिकेंथल फोल्ड आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में होते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइसोमी 21 हो गया, ठीक है। आप लोगों ने ना जिस तरह जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उन सब के लिए आपने ना एक डिफरेंशियल पॉइंट्स निकाल के रखने हैं, ठीक है, जो आप जिसकी वजह से उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है। मैं तो आपको अपने सारे MCQs में कोशिश करती हूँ कि सारे MCQs में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पता चल सके। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ MCQ करवाना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये MCQ है तो इस तरह यही सेम आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। तो चीज़ चेंज होके भी आएगी, तो लेकिन आपको चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे हमने सेलेक्ट क्यों किया है, कैसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग करना मेरा मकसद नहीं है, रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी रीडिंग कर सकते हैं, हमारा मकसद समझना है। SLE मेन, अच्छा आपको पता है कि SLE के पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो जॉइंट्स में उनको मसला होता है, और उनकी जो प्रेजेंटेशन भी होती है, और ज़्यादा मसले जो हैं वो या तो जॉइंट्स में होते हैं, या आपको पता है कि किडनी का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है SLE पे, ठीक है। उसके बाद आता है, और बाकी तो आपको पता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हर चीज़ को अफेक्ट करे ही करेगी, ठीक है। तो मेन का वर्ड पूछा हुआ है, तो मेन में हमने जॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है।
अब पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोक्लाटिक एक्टिविटी हार्मोन इन्वॉल्व वुड बी, ठीक है। अब जो पीटीएच है ना, उसका काम होता है, पीटीएच का काम होता है कैल्शियम को उसने बढ़ाना है और उसने फॉस्फेट को जो है वो कम करना है, ठीक है। फॉस्फेट उसने कम करना है, मतलब कि ये यूरिन में निकाल देता है इसको, और कैल्शियम को आपके ब्लड में ज़्यादा कर देता है। तो वो कैसे करेगा? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा के। जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनको कहते हैं कि बोन ईटिंग सेल्स हैं, तो उनमें से ये होता है कि जब वो बोन को डिज़ोल्व करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवर एक्टिविटी से फिर क्या होगा, कैल्शियम निकलेगा और कैल्शियम ज़्यादा ब्लड में आ जाएगा। तो वो किसकी वजह से हुआ है? वो पीटीएच की वजह से हुआ है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन हमको पता है कि कैल्शियम को डिक्रीज़ करता है। कॉलीकल्सिफेरोल भी तो विटामिन डी है, इसका तो ऐसा कोई इतना रोल नहीं है। और बाकी टीएसएच है, इसका थायराइड का कोई रोल है। थायराइड आपके कैल्शियम को रेगुलेट थोड़ी करता है। CRH को क्रॉनिक रीनल फेलियर होमोस्टेसिस मेंटेन बाय पीटीएच। अच्छा, होम्योस्टेसिस ना असल में जो कैल्शियम का है वो मेंटेन तो आपका पीटीएच ही करता है, ठीक है। असल में मेंटेन तो पीटीएच ही करता है, लेकिन जब क्रॉनिक रीनल फेलियर आ जाता है ना, तो जब क्रॉनिक रीनल फेलियर की लास्ट स्टेज होती है ना बंदे की, 4th स्टेज या 3rd स्टेज कह सकते हैं, ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की, तो उसमें ये होता है कि बंदे का पीटीएच तो ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उसका कैल्शियम जो है वो लो होता है, फॉस्फेट उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जिसने पीटीएच जाके किडनी में उसको रिस्पॉन्स करना था, वो रिस्पॉन्स अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, जिसकी वजह से पीटीएच भी रेगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। अब आ गया हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। अच्छा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जी। हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस स्पेक्ट्रम की डेफिशिएंसी से होती है, जिसकी वजह से जो स्फेरोसाइट्स की फॉर्म में बन जाते हैं हमारे आरबीसीज, वरना तो आरबीसीज की क्या शेप होती है, बाई कनकेव होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लाजिया, ये मैंने आपको ऑनको में पढ़ाया था कि नॉन नियोप्लास्टिक पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड डेस्मोप्लाजिया। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस इन द लास्ट 7 मंथ। अच्छा, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है पहले 3 महीने में प्रोड्यूस करता है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम, और पहले 3 महीने में उसको जब उसके बाद फिर हमारे पास प्लेसेंटा आ जाता है और वो फिर टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। जब तक प्लेसेंटा बन रहा होता है तो कॉर्पस ल्यूटम काम कर रहा होता है, जब प्लेसेंटा पूरा बन जाता है तो फिर प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़, अच्छा हाँ जी, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन भी बन रहा है, बॉडी में ऑक्सीटोसिन भी है, बॉडी में प्रोलैक्टिन भी है, सारा कुछ है बॉडी में जब फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये सब कुछ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक तो लेट डाउन नहीं हो रहा, सक्लिंग नहीं हो रही, बच्चा सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन काम करेगा तो लैक्टेशन होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि ईस्ट्रोजन का बहुत रोल है। ईस्ट्रोजन उसको रोक के रखता है कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कंट्रोल में रखिए अभी, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब है कि आप मिल्क इज़ देयर बट इट इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। मतलब लेट डाउन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन लैक्टेशन जो है वो सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन लेट डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो बात है कि ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा लेवल में नहीं होता, दूसरी बात जो ईस्ट्रोजन है उसको वो कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से कंट्रोल होता है। अगर तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता पॉइंट होता तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर सिंपल अगर ईस्ट्रोजन है तो फिर ईस्ट्रोजन, और अगर ईस्ट्रोजन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन भी नहीं है, तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन को करेंगे। मोस्ट यूज़फुल टेक्निक यूज इन द स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में हम सेल्फ ब्रेस्ट कैंसर, अच्छा ये सारे पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हुए कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता है कि कॉमन जो होती है अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी होती है, ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको लोकलाइज जगह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन जो मेमोग्राम है वो आपको वाइड रेंज में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसलिए मोस्ट यूज़फुल जो है वो मेमोग्राम है। इसलिए आप नोट करिएगा, मेमोग्राम ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है लड़की औरतें जो फीमेल 40 अबव हैं, ताकि क्योंकि उनमें ब्रेस्ट के चांसेस, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको मेमोग्राफी ही पहले उनको करते हैं एडवाइस, ना कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है।
ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल मेटास्टाइज टू लिवर पेरिटोनियम एंड मेम्पेलिक ऑर्गन मेटास्टेसिस। अच्छा, ये वीनस कनेक्शन से ब्रेस्ट कैंसर और ये सारा कुछ फीमेल, अच्छा लिवर की जो लिवर में चला गया, ठीक है, वो पेरिटोनियम से पेल्विक ऑर्गन में चला गया, तो वो कैसे वीनस कनेक्शन से और जब इन सब चीज़ों से पोर्टल सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें जो आपको पता है कि लिवर कनेक्ट करती है बाकी चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच स्ट्रक्चर इज़ डाइड फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म। तो ये न्यूरो एक्टोडर्म का जो तरीका है याद करने का, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसको तरीके को याद कैसे करना है आपने, ठीक है। अच्छा, एक आपको ये एक और बता, जो हमने पीछे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स पढ़े थे ना, उसके बारे में मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। वो हमने कहा था कि वो क्रेनियोफेशियल प्लस हार्ट डेरिवेटिव्स, कार्डिक डेरिवेटिव्स, 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और न्यूरल एक्टोडर्म आ गई है, ठीक है, ये न्यूरल एक्टोडर्म है। अच्छा, आप इसमें तो उसने लिख दी हैं सारी चीज़ें, रेटिना, डायलेटर, स्फिंक्टर, एपिथेलियम, ऑप्टिक नर्व। अपनी याद कैसे करनी है? याद आपने इस तरह करनी है कि आपने याद करना है कि आई का जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में पहले आप लेके आए, ठीक है। आई के स्ट्रक्चर में क्या था? ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये रेटिना है, ये रेटिना आगे जा रहा है, ठीक है। अब आपने याद क्या करना है? ऑप्टिक नर्व, रेटिना, फिर रेटिना आगे जा रहा है, ठीक, उसके बाद आ जाती है सीलरी बॉडी आ जाती है, ठीक है, लेटरली। फिर सीलरी बॉडी के बाद उसके बाद फिर आयरस आ जाता है, फिर आयरस के बाद प्यूपिल आ जाता है, ठीक है। इस तरह आपने क्या याद किया कि ऑप्टिक नर्व डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं? ऑप्टिक नर्व, रेटिना, एपिथेलियम ऑफ द सीलरी बॉडी, पहले सीलरी बॉडी है, फिर आयरस आएगा, फिर उसके बाद स्फिंक्टर प्यूपिली आएगा, फिर डायलेटर प्यूपिली आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको मैंने याद करने में आसानी हो गई हो कि कैसे इसको आपने याद करना है। इस पिक्चर को माइंड में बिठाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि सीलरी एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आता है कि टॉन्सिलेक्टमी हो गई है, पेशेंट की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, डैमेज क्या चीज़ डैमेज हो गई है? तो वेगस नर्व डैमेज हो गया, क्रॉस। अच्छा, जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है आपको पता है रिकरेंट लेंजियल नर्व से होती है या सुपरफिशियल लेंजियल नर्व से होती है। तो जो वेगस नर्व की जो ब्रांच सबसे पीछे पड़ी होती है टॉन्सिल्स के पास, वो है सुपरफिशियल लेंजियल नर्व, तो इसलिए वो डैमेज होगी। तो वो किसकी ब्रांच थी? वो वेगस की ब्रांच थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री एक्लैम्पशिया ट्रिगरिंग फैक्टर? फीटल एंडोथेलियल डिसफंक्शन, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, रिलीज ऑफ फैक्टर फ्रॉम प्लेसेंटा, लो ऑक्सीजन। प्री एक्लैम्पशिया ट्रिगरिंग फैक्टर। अच्छा, प्री एक्लैम्पशिया ज़्यादातर होता उन फीमेल्स को है मेनली जो 20 होती हैं, मोटी होती हैं।